बोलने का एक मौका दिया है। जब आपने ये कहा कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि एक्सपीरियंस के बारे में बात अगर करनी है तो कौन सी ऐसी बात है जो की जाए ताकि में भी थोड़ा सा झलक मिले, और उसके साथ साथ कि जब हम सब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हम किसी न किसी रूप में शोध कार्य में भी लगे हुए हैं, तो हमें ही मालूम पड़ता है कि हम लोग क्या क्या हम आगे करने का प्लान करते हैं, और उसी के द्वारा हम किस तरह से अपने सब्जेक्ट को और अपने व्यक्तित्व को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर रुचि रमेश जी को, सेक्रेटरी महेंद्र सुलारिया जी को, और जितने भी मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और जो स्टूडेंट्स और कोलीग्स जिन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन की है, उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनफैक्ट जब हम एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये चैलेंज इसलिए भी होता है कि एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ इंसान के जो पर्सनल वाकयात होते हैं, लोगों से मिलना, लोगों के साथ आपका इस तरह का एक गहरा संबंध बनना और उन संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना, इसके अलावा ये जब हम एक्सपीरियंस की सोशियोलॉजिकली ही बात करें तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का जो माध्यम है, या जो जो इस चीज़ों में इस एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने में सहायक होते हैं, उनमें सबसे पहले होता है कि जो हमारी सामाजिक चेतनता है, या हमारी जो सामाजिक चेतना है, वो किस तरह से बनती है। क्योंकि सामाजिक चेतना के बनने के साथ साथ ही जो हमारा किसी भी चीज के बारे में हमारी परसेप्शंस हैं, इसके बारे में है, और उस नॉलेज को जब हम शेयर करना है दूसरों के साथ, ताकि शेयर की गई नॉलेज है वो की मेमोरी का हिस्सा बने, और उनके ऊपर एक इस तरह का प्रभाव लाए कि वो भी कुछ इस तरह से आगे सोचना शुरू करें। तो इसमें दो तरह की हो जाती हैं। एक तो है कि इंट्यूटिव एबिलिटीज होती हैं। इंट्यूटिव एबिलिटीज का मतलब है जो चीजें आप सोच हैं बिना देखे हुए, या इनका अनुमान लगा सकते हैं उन चीजों को जानते हैं। तो ये फिर हम अपने अनुसार, अनुसार उस पर्टिकुलर विषय में करके उसको संचित करते करते उससे किसी भी अर्थपूर्ण आज को हमारे को हमारे संबंध का जो रिफ्लेक्शन हो। तो जब सोच तो मेरे कुछ जहन में कुछ शब्द आए जिनको मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा। वो एक प्रकार से एक पोयम के रूप में भी आप ले सकते हैं। जैसे राह लंबी है, दुर्गम भी, पत्थर भी, एक सफर कहाँ खत्म
पता नहीं। अंकुआ मीन्स अंकुर, जो जब कोई बीज होता है तो जो अंकुर निकलता है, अंकुआ खिलने तक, जब वो पूरा ब्लॉसम करता है, ज़बां कांटों से बेपरवाह, ना कर फिक्र, खिलता है गुलाब। कहने का मतलब है कि जो एक गुलाब का फूल है, जब हम स्टडीज की बात करते हैं, अपने विषय की बात करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी बात करें, तो ये एक अध्ययन का एक लंबा सफर होता है। और इस लंबे सफर में कांटे भी होते हैं। जहाँ भी हम माहौल में काम करते हैं, वहाँ का पॉलिटिक्स भी है। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ावा भी देते हैं, जिनमें आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपके कोलीग्स भी होते हैं, आपके हायर अथॉरिटीज भी होती हैं। तो इस तरह सफर एक मिले जुले हुए पथ पर चलता जाता है, जिसमें पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, हर तरह की मतलब चैलेंजेस जो हैं वो वहाँ हमें मिलती हैं, और हम उस चीज को बेपरवाह हुए। कहने का मतलब ये है कि जब नॉलेज को ग्रहण करना है, हमने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को ग्रहण करना है, तो उस पथ पर चलते हुए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। और मैं कभी कभी ये बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मेरे को ये इतनी क्षमता आज भी है मेरे में, या मिली हुई है, कि मैं अपने विषय के ऊपर किसी न किसी चीज के ऊपर काम करता हूँ। और अब भी है कि कभी रात के 11-12, कभी 1 भी बज जाता है। तो वो जो काम करने की क्षमता है, उसमें आपकी विल पावर का होना बहुत जरूरी है। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव कह लीजिए, या फिर जिन जिन लोगों के संपर्क में मैं रहा हूँ और आज भी संपर्क में आता हूँ, उनका भी अनुभव यही है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर गहन चिंतन, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालने में सफलता मिल जाती है। और मैं इसको लॉजिकल एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे रोज का जो जीवन है, इस जीवन में हमारे किसी कई ना कई प्रकार के सोशोलॉजिकल इनकाउंटर्स होते हैं। इनकाउंटर का मतलब है हमें कई ना कई परिस्थितियों का, कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम उस परिस्थिति को अ, अपने तरीके से, अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी परसेप्शन के मुताबिक हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी सोच है, वो हमारे से बाहर जो सोच एग्जिस्ट करती है, उसके साथ वो कहीं ना कहीं मिलती है। और जिस का आप टकराव भी कह सकते हैं, और उन्हें एक समाधान भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकाउंटर में भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी जागरूकता है, या हमारी सचेतना है, इन सब का काफी इन चीजों के ऊपर असर रहता है, और ये हमें किसी न किसी तरह से प्रभावित करती रहती है। और सबसे बड़ी जो आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई चीज होती है, वो है कि जब भी जब भी कोई सिचुएशन आती है, तो एक एम्बिवेलेंट सिचुएशन पैदा हो जाती है। एम्बिवेलेंट सिचुएशन का मतलब ये है कि किसी ना किसी प्रकार की दुविधा का भी सामना करना पड़ता है। तो दुविधा क्या दुविधा आती है हमें? दुविधा ये आती है कि हमारे पास दो उसके लिए आंसर होते हैं। एक होता है कि हम उसको हाँ हाँ में पॉजिटिव वे में ले लीजिए। दूसरा, हम उसको नेगेटिव
है, ये के साथ उनका है। और हम अपनी चेतना के द्वारा, अपनी नॉलेज द्वारा, अपनी जो है उसके द्वारा हम इसको एक अच्छे ढंग से निपट लेते हैं या एक अच्छे ढंग से, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे एक माइंड होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, और हम लोग जो है कोई उसमें से मीनिंग जरूर निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा बहुत बार ऐसे भी होता है कि जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम उनसे बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम आसानी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम थोड़ी हिम्मत जुटा लेते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो कई बार हमें अपने पेरेंट्स से किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का भी सामना करना पड़ता है। और प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे इतने पैसे क्या करने? तो हम कोई कोई उसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई ना कोई तर्क निकाल के उनसे बात करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी-कभी हम एक कहानी बयान कर लेते हैं, जिसको हम वर्णनात्मक करके उसके बाद में एक कंप्लीट वे में बता करके हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक इसी के ऊपर जो एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इस चीज़ के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1970s के मध्य में 1974, 75 उन दिनों में भी जो मास्टर लेवल सोशियोलॉजी के छात्र होते थे, उनमें से कुछ छात्रों को एक डिसर्टेशन करने का मौका मिलता था। तो आई वाज़ लकी, तो मेरे को भी वो मौका मिला। तो उस समय मेरे पास 2 बड़ी इम्पोर्टेंट, एक तो ये आया कि जो एरिया मेरे को सजेस्ट किया गया, उस एरिया में बहुत कम काम हुआ था। और इसीलिए जिस चीज़ पे कोई काम ना हो, अगर हमें अंधेरे में छोड़ दिया जाए कि आपको इस अंधेरे में जाकर के वहाँ मंजिल पे पहुँचना है और रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, तो बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है, उसमें हमें रास्ता किताबों से मिलता है, और किताबों से जो रास्ता हमें मिलता है, वो ये है, मैं अनुभव के अनुसार पे बताता हूँ। मैक्स वेबर ने एक लाइन मेरे ज़हन में थी, क्योंकि मैक्स वेबर हमें पढ़ाया जाता था। तो मैक्स वेबर ने ये कहा था कि जो सोशल साइंसेज़ होती हैं, वो इ ऐतिहासिक साइंसेज़ होती हैं। सोशल साइंसेज़ आर हिस्टोरिकल साइंसेज़। अब हिस्टोरिकल साइंसेज़ का होना एक बात है, लेकिन अब उसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा है। मैक्स वेबर का कॉज़ैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हिस्टोरिकल कॉज़ैलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ते क्या हुआ को जो हम
एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे थे उससे हट करके जैसे होता है वो होना शुरू हो गया। तो उस ज्ञान के मुताबिक ये था कि भाई आप रिसर्च मेथड अध्ययन करते हैं, हिस्टोरिकल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। सो इस माध्यम आप और विस्तृत कर लेते हैं। तो उसी उसी प्रोसेस में, प्रक्रिया में, जो दूसरी चीज मेरे को से नैरेटिव्स, जैसे मैंने कहा कि हम कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, हम वर्णनात्मक एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसका मतलब एक कथा के रूप में। तो ये जो वर्णनात्मक कथा है, सोशल लाइफ में भी कोई बात करते हैं, कोई कहानी भी बनती है। तो ये जो अध्ययन में कहानी बनती है उसको हम नैरेटिव बोलते हैं, और नैरेटिव्स का यूज 70s में नहीं था। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम उसमें किया, तो उसके माध्यम से मेरे को और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की मेरी इच्छा भी हुई, और मैंने उसको और आगे बढ़ाने का भी प्रयत्न करता रहा। तो इस माध्यम से आप सिर्फ जो अपना पर्सनल ज्ञान है, आप सिर्फ उस ज्ञान को ही नहीं आगे बढ़ाते, लेकिन आप उसके माध्यम से जो आपके में आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आप उन स्टूडेंट का भी मार्गदर्शन कर दें। आप उन स्टूडेंट्स को भी आपसे आगे सोचने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि मेरे अनुभव में मेरा अध्ययन करना, पीएचडी कर जाना, वो अंत नहीं है, वो अंत नहीं था। क्योंकि असली ज्ञान जो है वो आपको उसके बाद आना शुरू होता है, जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो आपकी परसेप्शन है, अब हम आम जब बात करते हैं लोग कह देते हैं टीचिंग का क्या है जी, आप 2 घंटे कॉलेज जाओ, टीचिंग हो गई। लेकिन कोई भी कभी ये नहीं सोचता कि उस 2 घंटे के लिए भी आपको 4 घड़े जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो मेरे अनुभव से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस सोशोलॉजी के या सोशियोलॉजिकल के थ्रू मैंने आप को है, वो ये है कि हमें आपको सीमित ना करके अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए। अगर आप इस फ्रेम को देख रहे हैं, जिस फ्रेम में अब मैं बात कर रहा हूँ, फोटो जो आपके लैपटॉप पर आ रही है, वो फोटो फ्रेम है, और बाहर जो हमारा अनुभव है वो फ्रेम के बीच में कभी नहीं हो सकता, फ्रेम से बाहर जाने की कोशिश होती है। जैसे सोशोलॉजी सोसाइटी ऑफ एचपी के सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने अपना क्षेत्र बहुत आगे तक बढ़ा दिया। ये कई बार फोटोग्राफ देखता हूँ, बच्चों को लेकर के भी ये रावी के उस तरफ जाते हैं और उसको सेव करने की एक प्रकार की कोशिश करते हैं। हालांकि सरकारों के साथ
टकराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनके माध्यम से या आपके माध्यम से आपके 20 स्टूडेंट्स को भी अगर इस बात की चेतना होती है, तो वो कम से कम आने वाले 10, 15 साल, 20 साल आगे के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो यही है कि मेरा एक्सपीरियंस तभी कुछ मायने रखता है अगर उस एक्सपीरियंस से हमें कुछ हासिल हो रहा है या मेरे साथ लगे हुए लोग हैं उनको कुछ हासिल होता है। इसी की मतलब कड़ी को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैंने एमए के बाद एमफिल का भी जो अध्ययन किया, तो उसमें मैंने एक एक्सप्रेशन का यूज किया था, सोशियोलॉजिकल स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो हमारे जो प्रोफेसर के एन शर्मा, अभी वो नहीं रहे, लेकिन वो वाइवा के लिए आए, तो उन्होंने काफी इसके ऊपर डिस्कशन भी की और थोड़ा सा नकारात्मक तरीके से भी कहा कि अगर हिस्ट्री करनी अवस्था में डिफेंड कर सकता है की कोशिश की। लेकिन इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, आज जब हम ट्रैंगुलेशन की बात करते हैं, ट्रैंगुलेशन एक या दो से ज्यादा मेथड्स को मिलाकर किसी यूज, तो वो ट्रैंगुलेशन को मैंने उसी समय मिला के करने की कोशिश की और उसमें तीन चीजें बड़े इंपॉर्टेंट थी। एक तो था कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, और उन फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए आपको सोशियोलॉजिकली उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनका डाटा भी आपको निकालना पड़ता है, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो जब आप वो डाटा निकालते हैं और आज के डाटा के साथ उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा लिंक मिलता है। और सिर्फ का नहीं है, आप नॉलेज का, और इसका मतलब है आप आज की नॉलेज जो है या 200 साल पहले से कनेक्ट की कोशिश करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, पर्सनल लेवल पे मेरा क्या पैदा हुआ, मैं आपको, मैंने सोशल मूवमेंट्स के ऊपर पीएचडी की स्टडी की थी और मेरी उस स्टडी में फिर आज तक जो मैंने नैरेटिव्स का यूज़ किया, मैंने ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ किया, से मैंने और नैरेटिव पीएचडी मैंने यूज़ किए। अब होता क्या है कि इस माध्यम से को एनालिटिकल डिस्टिंक्शंस जो अब एनालिटिक डिस्टिंक्शन की को एग्जांपल के तौर पर में जाते हैं तो रिफॉर्म मूवमेंट्स, और प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि
नॉलेज को एक तरह से इकट्ठा करके लिखने की कोशिश अध्ययन का जो ये निकला कि अलग अलग कैटेगरी की मूवमेंट्स तो होती हैं, लेकिन एक मूवमेंट में भी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, क्योंकि मूवमेंट जो भी होती है वो एक लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, और हर मूवमेंट जो है वो हमेशा एक ही पेस पे नहीं चलती। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि आप 100 किलोमीटर स्पीड पे चलाएं। कहीं आप 40 की स्पीड पे भी आ जाते हैं, कहीं आप 60 पे भी आ जाते हैं, कहीं आप 80 पे भी आ जाते हैं। तो इसी तरह मूवमेंट का भी जो होता है कि जो मूवमेंट की अलग अलग समय में स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है, कभी वो स्ट्रेटजीज रिफॉर्मिस्ट हो जाती हैं, कभी वो स्ट्रेटजीज रेडिकल हो जाती हैं, कभी वो स्ट्रेटजी जो हैं वो रिविटलाइजेशन की तरफ चलती, दोबारा से एक चीज को जिंदा करने के चक्कर में उसको दोबारा से ताकतवर बनाने में लग जाती हैं। तो एक ही मूवमेंट में अलग अलग बेसिस मतलब बेसिस जो आते हैं। तो जब भी हम मतलब अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैंने अध्ययन का एक माध्यम ले लिया कि उस माध्यम से मैंने आपको कुछ चीजें बताने की जो चेष्टा की है, कोशिश की है, तो वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा हमारे ज़हन में रहनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हम अगर बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की कोशिश करते हैं, इनको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली की ज़िंदगी में भी हमारे साथ होती हैं, जिनका हम सोशियोलॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को एक फेलोशिप अवार्ड हुई थी, तो उस फेलोशिप के माध्यम से मैं टोरंटो यूनिवर्सिटी में था, कनाडा में, प्रोफेसर जेफरी राइस। तो I started narrating my meeting with people, and when I was telling, I was not conscious of this fact, but then he told me that you have done sociology while meeting with people. So this is how what I find is that हमारे जो डेली के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में जुड़ते चले जाते हैं, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स सर्कल के बीच में आपस के इंटरेक्शन में हो। तो कि जाने के लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस बताता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, sharing experiences when you have an audience। तो ऑडियंस आपको किसी न किसी रिस्पॉन्ड करता है, और उस रिस्पॉन्स में जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपीरियंस हमेशा ही बड़े अच्छे हों, उसमें आपके एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ
और बीच में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, यस समबडी इज ज्वाइनिंग। कोई छोड़ रहा है तो एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं वो शायद उनके जो परसेप्शन है एक्सपीरियंस की उसमें नहीं फिट होती है। तो एक्सपीरियंस इज ए लर्निंग एक्सरसाइज, एंड व्हेन इट इज शेयर्ड विद others, then this learning multiplies, this learning quantifies, and quantification of learning therefore also is a way of creating a particular type of social consciousness. And I think this is what I would like to say here. And I think half an hour was given. And of course, it was also stated that there will be 5 minutes for anyone to raise any query. So I think I stop here. Is it okay? Hello? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Hello. So Any question? कोशिश की है मैंने। Yes, sir. Any question? Any question? Okay. And Dr. Amarjit Attari is requested to thank sir. Because we have only 4 minutes. Dr. Amarjit Attari, please. जी। Amarjit Attari, please. Hello. 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 Dr. Attari. Dr. Attari. You are not audible. I think I हाँ, आप बोलिए। मैं बडोला साहब को भी देख रहा हूँ। जी सर, बडोला सर इज देयर सर। जी सर, बडोला सर इज सर। गुड इवनिंग सर, बडोला सर। कैसे हैं बडोला साहब? गुड इवनिंग सर, बडोला सर। यस। डॉक्टर अमरजीत प्लीज। डॉक्टर अमरजीत प्लीज। यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। भारद्वाज प्लीज चेक। भारद्वाज प्लीज चेक। भारद्वाज प्लीज चेक। भारद्वाज प्लीज चेक। भारद्वाज जी। भारद्वाज जी। सर इनका ऑडियो ऑफ क्या? इनका ऑडियो ऑफ क्या? ऑडियो ऑफ ऑन है। ऑडियो ऑफ ऑन है। मेरी साइड से ऑन है। आई कैन सी अत्री साहब। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ जी। अमरजीत। अमरजीत। नहीं आवाज आ रही है। नहीं आवाज आ रही है। चलिए। तो चलो फिर वार्तालाप करेंगे। यस सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमरजीत से रिक्वेस्ट किया था सर आपका वोट ऑफ थैंक्स के लिए, सर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सर वो आपने जो आशीर्वाद है सब सबको दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। और अगले शनिवार को सबको बता दूं मैं, डॉक्टर
डॉक्टर बीपी बठेला जी इसी समय इसी चैनल पे दोबारा फिर से सर का आशीर्वाद हमें मिलेगा।